Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. 10th और 12th वालों को एक चीज ऐसी है जो हमेशा सताती रहती है और उस चीज का नाम है भैया डू एज डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड के अगर कुछ कुछ रूल्स आपको मालूम पड़ जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग जानते हो 10th और 12th में ज्यादातर डू एज डायरेक्टेड एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में तो डू एज डायरेक्टेड ज्यादा सरल बना के दिया हुआ है। तो आई वुड रादर से कि मैं जितने भी रूल्स आपको सिखाऊं वो रूल जरा ध्यान से सीख लीजिए और एक बार अगर आप उसको सीख लेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट विद द सेम थिंग। सबसे पहली चीज, जब भी डू एज रिलेटेड की बात चलती है तो डू एज रिलेटेड में एक चीज हमेशा से आती है, दैट इज नोन एज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये सबसे पहले आते हैं। अब पहली चीज तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव और पैसिव की बात करते हो तो एक चीज आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि व्हेनेवर द सेंटेंस कम्स टू यू, तो पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है या ये सेंटेंस पैसिव में दिया गया है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यू टू डिसाइड फर्स्ट कि भैया सेंटेंस एक्टिव में है कि सेंटेंस मेरे भाई पैसिव वॉइस में है। दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। ओके, बच्चे क्या करते हैं भैया, सीधा ही सेंटेंस करना शुरू कर देते हैं, कौन सा सही आंसर कौन सा गलत आंसर वही देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी मत करो। सबसे पहले व्हेनेवर यू आर डूइंग एक्टिव पैसिव, अगर ब्रैकेट में दिया है चेंज द वॉइस, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको देखने को मिल जाए तो पहली चीज आपको यही करनी है कि यू हैव टू डिसाइड ओनली वन थिंग कि वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और वेदर द सेंटेंस इज पैसिव। ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि भैया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या भैया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब मालूम कैसे करें भैया कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि ये सेंटेंस पैसिव में है, इसका अपन जानकारी कैसे लें। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस को अगर देखते हो और सेंटेंस में मेरे भाई कहीं पे भी तुमको क्या दिख जाए, V1 दिख जाए, या कहीं पे भी भैया तुमको क्या दिख जाता हो, S और ES दिख रहा हो। अब कोई भी सेंटेंस अगर आप पकड़ते हो होता कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको एग्जाम में लिख के दिया गया है उस सेंटेंस में अगर S और ES दिया गया है तो आपके दिमाग में ये चीज जानी चाहिए कि ये सेंटेंस एक्टिव में है और मुझे भैया उसको किस में कन्वर्ट करना है, भैया पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा M is R plus V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक्टिव के शुरुआत में सब्जेक्ट आता है जबकि पैसिव के शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है। बड़ी आसान सी चीज है, 10th और 12th वालों को तो इतना मालूम ही होगा। तो चलिए, तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस अगर देखते हो डू एज डायरेक्टेड में जहां ऊपर लिखा गया है चेंज द टेंस, ओके, या चेंज द वॉइस, ऐसा कुछ लिखा गया है, तो याद रखिए V1 और S और ES है, तो आप कन्वर्ट किस में करोगे भैया, M is R plus V3 में कन्वर्ट करोगे। उल्टा सोचो, अगर पहले से आपको M is R plus V3 दिया हो तो एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या लाएंगे, V1 या S और ES। तो A B C D में जहां भी ये ऑप्शंस में आता हो दैट्स योर आंसर। चलिए एक और आगे चलते हैं। अगर ऐसा सोचो कि भैया किसी भी एक्टिव वॉइस में भैया तुमको V2 दिया है, आप सोचो कि आपने सेंटेंस को देखा और सेंटेंस में कहीं पे भी भैया आपको V2 देखने को मिल जाता है। अब कहीं पे भी V2 आपको देखने को मिल गया, समझ लो दैट्स एन एक्टिव वॉइस। आपको किसमें कन्वर्ट करना है मेरे भाई, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वॉज वर प्लस V3। अब आपको खुद से सेंटेंस बनाने नहीं है, आपको हमेशा ही क्या देखना है मेरे भाई, तो आपको हमेशा ही ऑप्शंस देखने हैं क्योंकि आपको डू एज रिलेटेड ऑप्शंस में एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो पहली चीज आप क्या करोगे कि अगर आपको कहीं पे भी V2 दिख जाता है और ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको A B C D में से क्या सिलेक्ट करना है, वॉज वर प्लस V3। काफी आसान तरीके से आप उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक्टिव के शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, पैसिव के शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है। दैट यू शुड नेवर एवर फॉरगेट। शायद इससे उल्टा हो जाए, अगर सेंटेंस में पहले से वॉज वर प्लस V3 दिया है, अगर पहले से ही वॉज वर प्लस V3 दिया है तो मेरे दिमाग में ये चीज चली जाएगी कि ये सेंटेंस पैसिव में है और पैसिव में तो भैया किस में कन्वर्ट करेंगे, अपन एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। और एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे A B C D में से केवल किसका सिलेक्शन करना है भैया, V2 का सिलेक्शन मुझे करना है। ओके, चलिए उसी तरह से अगर देख लो कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस में एम माने मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। एक और वर्ड बता रहा हूं दैट इज LET, लेट। लेट भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और लेट, दीज आर दी मॉडल ऑक्सिलरीज। अब जब भी भैया सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज हो तो यू शुड नेवर एवर फॉरगेट
कि MA के बाद भैया तुमको क्या दिया हुआ हो V1। अब आप कोई भी सेंटेंस ऊपर देखते हो और कहीं पे भी MA प्लस V1 दिया है तो दिमाग में एक चीज बिठा लो, ये सेंटेंस कैसा है भैया, एक्टिव में। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, MA लूंगा। MA के बाद भैया मुझे B डालना है और B के बाद मुझे क्या डाल देना है भैया, V3 डाल देना है। ओके, तो कहीं पे भी मुझे MA प्लस V1 दिख जाए, इसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, MA प्लस B प्लस V3। ओके, तो कहीं पे भी ऊपर के सेंटेंस में MA प्लस V1 दिख जाए तो ABCD में मुझे क्या ढूंढना है, MA प्लस B प्लस V3 ढूंढना है। दैट वुड बी माय आंसर। एक और चीज याद रखिए, शायद उल्टा इससे हो सकता है कि अगर ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें MA प्लस B प्लस V3 दिया है, यानी ये सेंटेंस कैसा हुआ, पैसिव में हुआ। अगर पैसिव में है, मुझे एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, MA प्लस V1। तो ऐसे समय पे मैं ABCD में से MA प्लस V1 को ही ढूंढूंगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि सबसे पहले ये चेक करो कि वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और वेदर इट इज इन पैसिव वॉइस। जब तक ये डिसीजन नहीं लोगे मेरे भाई, आपको मालूम ही नहीं पड़ना कि भैया यहां से यहां जाना है या यहां से यहां जाना है। तो सबसे पहले ये डिसीजन लो कि ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस में है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी सेंटेंस अगर आप देखते हो और किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई आपको हैव, हैज प्लस V3 दिख जाता है, क्या दिख जाता है, हैव हैज प्लस V3। अब सेंटेंस में भैया पहले से हैव हैज प्लस V3 दिया है, व्हाट इट शोज, इट शोज दैट कि आपका सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, एक्टिव वॉइस में है। ओके, किस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो भैया हैव हैज तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड डलेगा, दैट एक्स्ट्रा वर्ड इज बीन, और बीन के बाद मुझे क्या डालना पड़ेगा, V3। तो भैया अगर मुझे किसी भी सेंटेंस में हैव हैज प्लस V3 दिया है तो ABCD में से मुझे क्या ढूंढना है, हैव हैज प्लस बीन प्लस V3। उल्टा सोचो, क्योंकि पैसिव इनटू एक्टिव आ सकता है। अगर मुझे सेंटेंस में पहले से हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 दिया है तो मुझे ABCD में से क्या ढूंढना है, हैव हैज प्लस V3 ढूंढना है। उसी तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई मुझे हेड प्लस V3 दिया है, क्या दिया है, हेड प्लस V3। ओके, तो हेड प्लस V3 माने मेरा सेंटेंस कैसा हुआ भैया, एक्टिव हुआ। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, हेड प्लस बीन प्लस V3 डालना पड़ेगा, राइट। तो ये एक्टिव फॉर्मेशन है, ये पैसिव फॉर्मेशन है। एक बार और बोल रहा हूं, एक्टिव के फॉर्मेशन में शुरुआत में क्या होगा, सब्जेक्ट, और पैसिव के फॉर्मेशन में शुरुआत में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमेशा डिसाइड करो कि वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और वेदर इट इज पैसिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला है लेकिन काम का है। सोचो अगर आप कोई भी सेंटेंस देखते हो और सेंटेंस में मेरे भाई कहीं पे भी तुमको एम, इज, आर या वॉज, वर प्लस ING दिखता है, राइट। एम, इज, आर, वॉज, वर के बाद तुमको ING दिखा। अगर किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको एम, इज, आर, वॉज, वर प्लस ING दिखा, समझ जाओ सेंटेंस कैसा है, एक्टिव। और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव। कैसे करूंगा मैं, तो एम, इज, आर या वॉज, वर तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। ओके, उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा डालेगा, BEING, बीइंग, और उसके बाद मुझे क्या डालना है, V3। सो सिंपल इज। अगर मुझे कहीं पे भी एम, इज, आर, वॉज, वर प्लस ING दिख जाए, पैसिव में कन्वर्ट करना है, एम, इज, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। लेकिन उल्टा भी सोचना है आपको, क्योंकि पैसिव इंटू एक्टिव हो सकता है। अगर एम, इज, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है तो एक्टिव में मैं क्या बनाऊंगा, एम, इज, आर प्लस ING। ओके, ज्यादातर आपको ABCD में से ही एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, तो बिल्कुल दिक्कत करने की जरूरत नहीं है भैया। इतना तुम फॉर्मेशन याद कर लो, यानी मेरा ये टेबल याद कर लो, मेरे को नहीं लगता आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी। एक सेंटेंस चेंज द वॉइस का आप 10th में पढ़ रहे हो या 12th की बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, कंफर्म आएगा ही आएगा, एंड दिस विल मेक इट क्रैक। तो आराम से इसको आप कर पाओगे, कोई आपको टेंशन दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं इसके अलावा। ओके, अब देखो एक और चीज है जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, दैट इज सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं फैन बॉयज की थियरी पे बिल्कुल डिपेंड मत रहो, बिल्कुल बेकार वाली थियरी, किसी को कुछ नहीं आता फैन बॉयज वाली थियरी में। फैन बॉयज वाली थियरी से किसी का कभी कुछ भला हुआ ही नहीं है, तो कैसे याद करोगे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक टेबल, अगर आपकी एग्जाम में पहले 15 मिनट पेपर रीड करने के लिए देते हैं, आप पेंसिल से इसको लिख भी लेंगे एग्जाम के टाइम पे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए तो वी हैव टू बिगिन विद द सेम थिंग। सबसे पहले आएगा सिंपल, उसके बाद मुझे लेना है कंपाउंड, ध्यान से देखना। ओके, और उसके बाद मुझे क्या लेना है भैया, कॉम्प्लेक्स लेना है। ओके, अब जितनी भी चीजें हैं, ओके, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस से लेके इजी से इजी सेंटेंस तक सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ओके, तो केवल 2-3 मिनट आपको ध्यान रखना है और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका।
चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, अब सिंपल में क्या होता है बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस को एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ मेरे भाई, एंड। अगर कोई भी सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अगर उसको मुझे सिंपल बनाना है तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत मुझे किससे करनी है भैया, आईएनजी से करनी है। यानी एंड वाला कोई भी सेंटेंस है तो वो सेंटेंस कैसा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। उसको अगर मुझे सिंपल बनाना है तो उसकी शुरुआत मुझे किससे करनी चाहिए, आईएनजी से करनी चाहिए। और अगर इसी एंड वाले सेंटेंस को मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ए बी सी डी में से जिस सेंटेंस में WHEN व्हेन हो वही मेरा आंसर बनेगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, कि अगर सिंपल में आईएनजी है तो कंपाउंड में क्या आएगा, एंड, और कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, व्हेन। अलग तरीके से बोलते हैं, तीसरे तरीके से बोलते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में क्या है, व्हेन, तो कंपाउंड में क्या आएगा, एंड, और भैया सिंपल में क्या आएगा, आईएनजी। तो ये सबसे इजी मेथड है, इजीएस्ट मेथड टू रिमेंबर। ओके, चलिए इसमें दूसरी मेथड है। अगर ऐसा सोचो कि कंपाउंड में आपको क्या दिया हुआ है, बट। अगर कोई भी सेंटेंस अगर बट से जुड़ा हुआ हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। एंड इफ द सेंटेंस इज कंपाउंड एंड इफ यू वांट टू मेक इट अ कॉम्प्लेक्स वन, आपको क्या बनाना है भैया, उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो बट को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेंटेंस के शुरुआत में क्या डालना पड़ता है, दो। सेंटेंस के शुरुआत में दो, बट मिडल में आता है, दो सेंटेंस के शुरुआत में आता है। ओके, तो और कुछ मत करो। अगर बट वाला सेंटेंस दिया है उसको कॉम्प्लेक्स बनाने को बोला गया है तो ए बी सी डी में से दो वाला सेंटेंस सिलेक्ट करो, खत्म हो गया तुम्हारा किस्सा, तुमको मार्क मिल गए मेरे भाई। और शायद कहीं पे भी आता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है आपको ये बताने की, अगर इसी सेंटेंस को सिंपल बनाने को बोला गया हो तो अपन यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। तो ऐसे समय पे अपन इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो याद कैसे करोगे, अगर इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट वाले सेंटेंसेस सिंपल माने जाते हैं, उसको अगर कंपाउंड बनाना है तो किससे बनाएंगे, बट, और उसी को अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो किससे बनाएंगे, दो। लेकिन ज्यादातर किस्सों में ये दो चीजें ही आती है, दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। ये बड़ा कम आता है, राइट, इट इज एन एक्सेप्शनल केस, तो ये ज्यादा आने वाला नहीं है, ये दो ही आएंगे। अगर बट वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो, और दो वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है तो बट। दीज आर द थिंग्स टू डू। चलिए उसी में एक तीसरी कड़ी भी जोड़ देते हैं। अगर सोचो कि कोई भी सेंटेंस अगर बिकॉज से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो मेरे भाई, बिकॉज। अगर कोई भी सेंटेंस अगर बिकॉज से जुड़ा हो तो दो सेंटेंसेस आर नोन एज कंपाउंड सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं उसको, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी बिकॉज वाले सेंटेंस को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सो दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सो दैट विल बी माय आंसर। तो बिकॉज वाला अगर सेंटेंस दिया है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मुझे ए बी सी डी में से ढूंढना क्या है, तो ए बी सी डी में से मुझे केवल ढूंढना है सो दैट विल बी माय आंसर। लेकिन ऐसा सोचो कि बिकॉज वाला सेंटेंस कंपाउंड है और उसे मुझे सिंपल बनाने को बोला गया है, तो ए बी सी डी में से मुझे क्या ढूंढना है, तो भैया ए बी सी डी में से आपको केवल ढूंढना है 2 + V1 को ढूंढना है, और वो सेंटेंस के मिडल में होगा। 2 + V1 को ढूंढना है। तो इसी चीज को अगर अलग तरीके से बोले तो कैसे बोला जा सकता है, अगर सिंपल में 2 + V1 है तो कंपाउंड में क्या आता है, बिकॉज भी मिडल में रहता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स में क्या आता है भैया, सो दैट आता है। ओके, इसी को तीसरी तरह बोलना हो कैसे बोल सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में सो दैट दिया है तो कंपाउंड में क्या आएगा, बिकॉज, और भैया सिंपल में क्या आएगा, 2 + V1। ये तीन टेक्निक से 99% सेंटेंसेस सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी फिर भी 1% सेंटेंस ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वो शायद कॉम्प्लेक्स ही बनाने को बोलेंगे क्योंकि वो सेंटेंसेस ज्यादातर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ओके, तो एक और चीज मैं स्टार करके आपको बता दूं, ओके, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में WH और HW का आप इस्तेमाल करो, या किसी भी सेंटेंस में आप इफ का इस्तेमाल करो। इफ, WH और HW, और इफ कहां पे हो भैया, सेंटेंस के मिडल में। कहां पे हो, सेंटेंस के मिडल में। अगर ये सारी चीजें सेंटेंस के मिडल में है तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, तो अगर किसी भी सेंटेंस के मिडल में इफ देख लो, किसी भी सेंटेंस के मिडल में दैट देख लो। अच्छा, एक और चीज दिखने लगी भैया, दैट, चलो यहां पे दैट ले लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के मिडल में दैट ले लो, किसी भी सेंटेंस के मिडल में WH और HW,
किसी के मिडिल में वॉट आ गया, किसी के मिडिल में वेयर आ गया, किसी के मिडिल में वैन आ गया, राइट। तो ये सारे के सारे कैसे सेंटेंस बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो आपको तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि तीन चीजें हमेशा कॉम्प्लेक्स ही बनाती है, एक इफ, दूसरा दैट, तीसरा WH और HWs। ये सारे सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बिलोंग करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। अब आपको उनको क्या करना है, अगर ऊपर लिखा हुआ है मेक इट कॉम्प्लेक्स, अपना इसमें से कोई भी रूल अगर आता नहीं है तो ABCD में से उसी सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है जहां या तो WH और HW हो, जहां if हो या जहां दैट हो। अगर इस मेथड को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लोगे, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि MCQ फॉर्मेट में आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कहीं पे भी दिक्कत आएगी। आप 12th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर इतना याद करके गए मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर याद नहीं रहा, थोड़ा बहुत याद है तुमको, तो आपको क्या करना है, बोर्ड की एग्जाम में जाके पेंसिल से पीछे लिख लेना है। बाद में भैया उसको रब आउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, रब आउट करके आइएगा इसको। तो आप रब आउट कर दोगे, यू विल श्योरली कम टू नो अबाउट दिस। ओके, तो भैया ये आपको मार्क देके ही जाएगा। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ नई चीजें लेते हैं। अगर भैया आपने बहुत जगह पे रिमूव टू देखा होगा, बहुत जगह पे क्या देखा होगा, रिमूव TOO देखा होगा। ओके, हाँ, ये भी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर किस्सों में पूछी जाती है, पॉसिबिलिटी इसकी अच्छी है पूछने की। अब कहीं पे भी भैया आपको रिमूव टू देखा गया, अब रिमूव टू है तो क्या होता है, एक सिंपल सी चाबी मैं आपको बता दूं जो ज्यादातर किस्सों में होती है, तो ध्यान से देखना। रिमूव टू, अब क्या करना है, तो जो कोई भी आपका TOO है उस TOO की जगह पे भैया मुझे क्या डालना है, सो। उसके बाद आराम से एडजेक्टिव अपने हिसाब से सेट होता है, मैं करूं ना करूं अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है भैया, TO2 जो है उस TO2 की जगह पे मुझे क्या डाल देना है, दैट डाल देना है। बहुत बढ़िया। तो देखो दो चीजों अगर को फॉलो कर लोगे तो मेरे ख्याल से A या B ऑप्शन या C या D ऑप्शन तो निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें गलतियां होंगी। अब दो ऑप्शन ही रहे आपके पास, राइट, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपका सेंटेंस करेक्ट जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ओके, तो TOO की जगह पे क्या डाल दो, सो। TO2 की जगह पे क्या डाल दो भैया, दैट डाल दो। और क्या करना है आपको, तो दैट के बाद भैया तुमको क्या डालना चाहिए, सब्जेक्ट। क्या ले लेना चाहिए मेरे भाई, सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। तो यहां पे आपका आ जाएगा दैट के बाद सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, TOO रिमूव टू जब हो तो TOO देखने में आपको पॉजिटिव लगता है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद या तो मैं कैन नॉट लूंगा या तो मैं कुड नॉट लूंगा। हाँ, कई बार डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन वो नेगेटिव ही होती है, राइट। तो ज्यादातर किस्सों में रिमूव टू में यही होता है, ये मेथड नंबर 1, और ज्यादातर किस्सों में यही होता है। लेकिन भैया 10th और 12th में पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो आएगा। अब सोचो, रिमूव टू है लेकिन केवल टू नहीं दिया है भैया, रिमूव टू में मुझे क्या दिया है, नॉट प्लस TOO दिया है। क्या दिया है, नॉट TOO। तो क्या करना है, अगर नॉट TOO है तो सबसे पहली चीज तो यही है, TOO की जगह पे मेरे भाई मुझे सो लेना ही लेना है, राइट। उसके बाद एडजेक्टिव अपने हिसाब से सेट हो ही जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और एक चीज, TO2 की जगह पे THAT दैट लेना है, तो TO2 की जगह पे हमको क्या डालना है, दैट। अब यहां जो चेंज आता है वो दैट के बाद आता है। हाँ, नो डाउट दैट इज बाय कंजक्शन, कंजक्शन क्या खाता है, सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली दैट के बाद मुझे क्या डालना चाहिए, सब्जेक्ट। अब देखो चेंज कहां पे, अगर केवल मेरे को TOO दिया हो तो मुझे सब्जेक्ट के बाद क्या डालना चाहिए, कैन नॉट और कुड नॉट, माने सेंटेंस नेगेटिव बनाना चाहिए। लेकिन सोचो अगर मुझे पहले ही नॉट प्लस TOO दिया हो, नॉट दिया इसके बाद TOO दिया है, तो मुझे भैया सब्जेक्ट के बाद वाला सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव नहीं बनाना है। ऐसे टाइम पे मुझे या तो कैन लेना है या तो कुड लेना है, नॉट बिल्कुल नहीं लेना है। और कैन और कुड के बाद भैया V1 हम ले ही लेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा ही आएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर बच्चे नहीं जानते। ज्यादातर बच्चे यही जानते कि TOO TO2 नेगेटिव होता है तो दैट के बाद नेगेटिव बनाते हैं। बात गलत नहीं है, बात सही है, लेकिन बात अधूरी है। आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि यार नॉट प्लस TOO दिया हुआ है तो मुझे दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद कैन और कुड डालना है, नेगेटिव मुझे उसे बनाना नहीं है। इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, यानी नेगेटिव प्लस नेगेटिव माने सेंटेंस कैसा बनेगा भैया, पॉजिटिव वाला बनेगा। एक और चीज, एक चीज और पूछी जाती है, दैट इज नोन एज क्वेश्चन टैग। अपन उसे क्यूटी बोलते हैं, तो इट इज नोन एज क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन टैग बड़ी अच्छी तरह से आते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इजंट आप ही बोल दोगे, आर बनाना हो तो आरंट, वॉज बनाना हो तो वॉजंट, हैव बनाना हो तो हैवन, हैज बनाना हो तो हैजंट, विल बनाना हो तो वोंट, आप जानते ही हो। शैल का शांट, SHANT। ओके, तो शांट बन जाता है। मस्ट दिया हो तो मसंट, ये भी सभी को मालूम होता है। शुड का शुडंट और कुड का कुडंट और कैन का कांट, ये सबको आता है।
तो आपको क्या नहीं आता क्वेश्चन टैग में? जो 3 चीजों में आप हमेशा गलती करते रहते हो, उसी 3 चीजों पे वी आर मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो देखो बाकी के सारे क्वेश्चन टैग मैं आपको शायद ना भी सिखाऊं अभी तो भी आपको आते ही है। इसका इजेंट मालूम, आर का आरएन सबको मालूम है भैया, वो किसको नहीं मालूम? जो नहीं मालूम वो याद कर लो। याद इस तरह से रखो कि अगर आप क्वेश्चन टैग का कोई भी सेंटेंस अगर आप देखते हो और क्वेश्चन टैग के किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको V1 दिख जाता है, सोचो क्वेश्चन टैग के किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई तुमको क्या दिख जाता है? V1 देखने को मिल जाता है। अगर आपको V1 देखने को मिल जाए तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन टैग आप किससे बनाओगे मेरे भाई? डोंट से बनाओगे। किससे बनाओगे मेरे भाई? डोंट नाम के वर्ड से बनाओगे। उसी तरह आप सोच लो कि आप कोई भी सेंटेंस अगर देखो और किसी भी सेंटेंस में एस और ईएस दिया हो, क्या दिया हो मेरे भाई? एस और ईएस। अगर किसी भी सेंटेंस आप देखते हो किसी भी सेंटेंस में एस और ईएस दिया हो तो आपका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा भैया? डजंट से बनेगा। किससे बनेगा? डजंट से बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में V2 दिया हो तो आप क्वेश्चन टैग किससे बनाओगे मेरे भाई? डिडंट से बनाओगे। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन टैग आपको बड़ा अच्छा आता है। आप क्वेश्चन टैग का रूल भी जानते हो कि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ये सारी चीजें आप अच्छे से याद करके बैठे हो, नो डाउट अबाउट दैट, सारी चीजें आपको अच्छे से आती है। बट द प्रॉब्लम इज विद दिस 3 वर्ड्स। अगर V1 कहीं पे भी दिखता है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? डोंट। एस और ईएस दिखता है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? डजंट। और V2 दिया हुआ है तो भैया क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? डिडंट। तो जब भी एग्जाम देने जाए इन 3 चीजों का ध्यान और ख्याल आपको रखना ही रखना है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि क्वेश्चन टैग का जो पहला वाला रूल है कि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ये बड़ा अच्छा वाला रूल है क्योंकि वो केवल क्वेश्चन टैग में चलता है ऐसा नहीं है, वो रूल इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में भी चलता है। अब सोचो कि भैया आपको असर्टिव, ध्यान टू इंट्रोगेटिव बोला हो, चलो ओके, आपको असर्टिव टू इंट्रोगेटिव अगर बोला हो, राइट, या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बोला हो, या तो आपको यहां से यहां जाने को बोला हो या तो यहां से आपको यहां जाने को बोला हो, ओके, तो आपको करना क्या है? तो आपको यही करना है भैया, क्वेश्चन टैग का रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है? इफ द असर्टिव सेंटेंस इज पॉजिटिव तो इंट्रोगेटिव कैसा बनने वाला है? नेगेटिव। अलग से सोचो, इफ द असर्टिव इज नेगेटिव तो ऑब्वियसली मेरे भाई इंट्रोगेटिव कैसा बनने वाला है? पॉजिटिव। ओके, उल्टा भी सोच सकते हो, इफ द इंट्रोगेटिव इज नेगेटिव असर्टिव विल बी पॉजिटिव, इफ द इंट्रोगेटिव इज पॉजिटिव असर्टिव विल बी नेगेटिव। बस केवल एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग, ओके, MEANING, सेंटेंस का मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड, यानी सेंटेंस का जो मीनिंग है मेरे भाई वो मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग विल बी द सेम, मीनिंग नहीं बदला जा सकता यहां पे। ओके, तो भले ही आप पॉजिटिव टू नेगेटिव करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव करें, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, राइट। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो कई बार आती है। चलिए आगे देख लेते हैं भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की और आगे बढ़ लेते हैं। तो वी आर गोइंग फॉर एक्सक्लेमेटरी, लेट्स गो फॉर एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है क्या नहीं, जरा देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी 2 तरीके से बनते हैं, या तो हाउ से बनता है या तो व्हाट से बनता है। अब देखो यार, ज्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए भैया अपन को तो मार्क काउंट करना है। ओके, तो इतना याद रख लो कि भैया अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप देखो और सेंटेंस में मेरे भाई कहीं पे भी आपको ए या एन जैसे आर्टिकल ना दिए हो, ओके, मैं जानता हूं ये चीज डिबेटेबल है, ओके, अपन डिबेट कर सकते हैं इस पे बैठे हुए कि ये चीज सही है नहीं है, लेकिन अपन मार्क की पढ़ी है तो अपन मार्क में जाएंगे अभी। ओके, अगर ए और एन आर्टिकल नहीं दिए है तो हाउ से बनेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे? हाउ। हाउ के बाद अपन क्या ले लेंगे मेरे भाई? एडजेक्टिव ले लेंगे। एडजेक्टिव के बाद मुझे क्या डालना चाहिए? सब्जेक्ट। और लास्ट में मेरे भाई क्या आता है? वर्ब। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, भूलना नहीं है। ओके, ये चीज आपको हमेशा रखनी है। हाउ, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट में आ गया भैया एक्सक्लेमेशन मार्क। ये चाबी का इस्तेमाल अपन क्या करेंगे? तब करेंगे जब ए और एन जैसे आर्टिकल ना दिए हो। सोचो कि अगर अपन सेंटेंस देखें और सेंटेंस में ए या एन जैसे आर्टिकल हमको दिए हैं, सोचो कि ए और एन जैसे आर्टिकल सपोज के हमको दिए हुए हैं, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे भैया? तो ऐसे समय पे अपन व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट के बाद मुझे क्या डालना है? या तो ए डालना है या तो एन डालना है। ए और एन के बाद मुझे क्या डाल देना है? एडजेक्टिव। अच्छा, ए और एन का आधार किस पे? एडजेक्टिव पे। अगर आपका एडजेक्टिव AEIOU वाला है तो एन डालेंगे, AEIOU वाला नहीं है तो ए डालेंगे। तो व्हाट आ गया? AN आ गया, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के बाद एक और चीज आती है दैट इज नोन एज कॉमन नाउन।
क्या आता है भैया, कॉमन नाउन। नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव के बाद वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैन ले लो, वुमन ले लो, बॉय ले लो, गर्ल ले लो, बर्ड ले लो, एनिमल ले लो, दीज आर दी कॉमन नाउन्स। ओके, तो व्हाट, ए एन एडजेक्टिव कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद अपन सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद तो अंत में वर्ब ही आएगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क बिल्कुल भूलना नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट इज दैट काइंड ऑफ पीस के ऑन एंड ऑफन 10th और 12th के बोर्ड्स में आता रहता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर ए और एन है तो भैया व्हाट, ए और एन नहीं है तो हाउ से बनाना है। केवल इतना याद रखोगे ना तो भी दो ऑप्शन तो एवे ही निकल जाएंगे तुम्हारे। ओके, तो ये भी तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगा। चलिए, एक और चीज जो बड़ी बड़ी पूछी जाती है बोर्ड में, एंड दिस विल बी द लास्ट पीस ऑफ थिंग आई कैन टीच यू इन दिस वीडियो। ओके, दैट इज नोन एज सून एज, नो सूनर और हार्डली। मेरे को कभी भी कोई पूछे कि भैया एज सून एज, नो सूनर और हार्डली में आईएमपी क्या है। अब बोर्ड के लिए जा रहे हो भैया, आईएमपी चीजों पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो मोस्ट आईएमपी है नो सूनर, और देखा जाए तो भैया हार्डली। दोनों में से कोई एक ही आएगा। एज सून एज बड़ा कम आता है, आ गया तो कोई एक किसको नहीं आएगा, वो तो सबको आने वाला है। ओके, दैट्स सो इजी। तो अपन नो सूनर और हार्डली की चाबी देख लेते हैं। सबसे पहले भैया नो सूनर की चाबी को जरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो। सबसे पहले आता है नो सूनर। अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी दिस कि आपको नो सूनर के बाद डिड ही लेना आएगा, क्योंकि 9th में ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है भैया जहां डिड के अलावा कुछ आता हो। तो आपको नो सूनर के बाद क्या आता है, डिड। अच्छा, सोच लो कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो नो सूनर के बाद डू भी आ सकता है और डज भी आ सकता है। यहां मैं ऑप्शन में लिख रहा हूं डू और डज, ये 12th वाले बच्चे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें, राइट। तो नो सूनर, उसके बाद ज्यादातर 10th वालों को तो डीडी आता है, 12th वालों को कभी कभार, उनको भी 90% हिस्से में डीडी आता है, कभी कभार डू डज है तो डू डज का ध्यान रखना है। उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। क्या आना चाहिए मेरे भाई, सब्जेक्ट। ओके, और अब गौर से देखो, मैंने कई बार बोला है, एक और बार बोल रहा हूं, डू डज और डिड के बाद हमेशा ही क्या आता है, V1। डू डज और डिड को तुम्हारे टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सेंटेंस में डू डज और डिड डालो छो तो उसके बाद आपको क्या लेना है भैया, V1 कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो आ गया V1। उसके बाद भैया अदर वर्ड्स रहेंगे, राइट। और आगे अगर नो सूनर है तो इसका बड़ा ख्याल रखिएगा कि पीछे आएगा THAN धैन, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा, लास्ट में बड़ा सा फुल स्टॉप। ओके, तो भैया नो सूनर अगर आगे है तो पूछे THAN धैन, और यहां V1, इसका ख्याल बड़ा रखना है। चलिए, अगर हार्डली की अपन बात करें तो सबसे पहले हार्डली का एक भाई है जिसका नाम है स्कैर्सली, राइट। तो स्कैर्सली बड़ा कम आता है लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है। हार्डली और स्कैर्सली के बाद 10th हो या 12th हो या कुछ भी हो, आता तो हेड ही है। ले लिया यहां पे हेड के बाद आता है सब्जेक्ट, और यहां भैया हेड है तो पीछे ऑलवेज क्या आने वाला है, V3। यहां डू डस डिड है इसलिए V1 है, यहां हेड है इसलिए V3 है। ओके, फिर ज्यादा से ज्यादा अदर वर्ड्स आएंगे। ओके, जहां नो सूनर में धैन रहता है वहीं हार्डली में वैन रहता है। ओके, वैन के नीचे अंडरलाइन करते क्योंकि लोग बच्चे यहां पे गलती करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, लास्ट में बड़ा सा फुल स्टॉप। ओके, तो हार्डली में क्या ध्यान रखना है, हार्डली या स्कैर्सली हो मेरे भाई तो यहां V3 का ध्यान रखना है। ओके, ये अपने आप ही मैनेज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। V3 का ध्यान रखना है और पीछे वैन आता है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, पूरी चीजें तो मैंने इस वीडियो में ग्रामर की नहीं पढ़ाई, लेकिन आई कैन गिव यू गारंटी कि जितनी भी चीजें मैंने यहां पे पढ़ाई है उसमें से 2-3 मार्क को आपको डू स्टेट में आसानी से मिल जाएंगे। तो हियर DM सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।